हम पढ़ रहे थे 3.1, उसमें हमने क्वेश्चन कर लिए थे 3। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें से एक एग्जाम में भी प्रश्न आता है, 1 नंबर का मिलेगा आपको। 1 नंबर का प्रश्न ऐसा आता है जैसे मैंने आपको समझाया भी था पहले। अब मैं आपको वापिस एक प्रश्न बता रहा हूं कैसा आएगा और क्या लिखा आएगा क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक आयु एक 2x2 क्रम का आयु का निर्माण कीजिए जहां अवयव aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट प्रश्न है। अच्छी तरीके से समझेंगे हम। ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो एक प्रश्न करा रहा हूं, सारे प्रश्न आपको घर पे करने हैं बुक में से देख देख के। कोई भी प्रश्न नहीं होता है, कोई समस्या आती है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछोगे। तो हल करने का तरीका, सबसे पहले एक 2x2 क्रम का अवयु अच्छी तरीके से समझेंगे। जिन भैयाओं ने पहले की क्लास नहीं ली है उन भैयाओं को हम रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे, लेकिन तभी भेजेंगे जब वो भैया अपने माता पिता से हमको सूचना पहुंचवाएगा। ठीक है ना। तो देखो इधर एक 2x2 क्रम का अवयु, ये सब पता आना चाहिए जिन भैयाओं ने पहले की वीडियो नहीं देखी है। अवयु क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स के लिए आपको आना चाहिए, अवयु का मतलब होता है एक अरेंजमेंट। अब हम अरेंजमेंट किस प्रकार करेंगे और किन किन का अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट करने के लिए हमने आपको बताया था संख्याओं का अरेंजमेंट हो सकता है, वस्तुओं का अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन अरेंजमेंट कर तो रहे, अब उनको लिखेंगे कैसे, व्यक्त कैसे करेंगे, कैसे जमाएंगे हम। अरेंजमेंट करने के लिए एक वैज्ञानिक है ऑर्थर केली, जिसने संख्याओं को पंक्ति, जो क्षैतिज रेखा होती है आधी रेखा बोलते हैं, वो पंक्ति कहलाती है, और जो खड़ी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, वो आपका स्तंभ कहलाएगा। तब हमको ऑर्थर केली ने परिभाषा दी, किन्हीं भी संख्याओं को पंक्ति तथा स्तंभों के सुनिश्चित क्रम में वर्गाकार या आयताकार के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, अवयु या फिर मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स को व्यक्त करने के लिए हमने छोटी क्लासों में ब्रैकेट पढ़ा था। ये बड़ा ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, और समांतर रेखाओं को व्यक्त करने के संकेत। इन तीनों में से आपकी बुक में फर्स्ट नंबर का मिलेगा मैट्रिक्स को व्यक्त करने का संकेत। जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था समुच्चय, सेट। हमने आपको बताया था वहां समुच्चयों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, और किसी भी संख्याओं का समुच्चय बनाना है, वस्तुओं का समुच्चय बनाना है, या फिर किन्हीं अक्षरों का समुच्चय बनाना है, तो हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। हम यह पढ़ रहे हैं अवयु। अवयु किसी का भी बनाना है तो आपको कौन से ब्रैकेट के अंदर लिखना है? बड़े कोष्ठक के अंदर। बड़े कोष्ठक के अंदर लिखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? अवयु। अवयु को भी किससे व्यक्त किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। और समुच्चय के अंदर लिखी गई संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवयव। समुच्चय के अंदर लिखी गई संख्याएं क्या कहलाती है? अवयव।
समुच्चय में हम प्रत्येक अवयव के बाद में अर्धविराम यानी कि कॉमा का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अवयव में जब हम अवयवों को लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे, पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखने पर उनके मध्य अर्धविराम या कॉमा का चिन्ह नहीं लगाना है। अर्धविराम और कॉमा का चिन्ह नहीं लगाना है। जैसा आपका समुच्चय वैसे के वैसे आपका टॉपिक है अवयव। तो देखेंगे इधर, ये थोड़ा सा इसलिए बताया गया है ताकि कुछ भैयाओं ने शुरू की वीडियो नहीं देखी है, इसलिए अच्छी तरीके से समझेंगे। अब एक 2x2 अच्छी तरीके से समझ लेंगे। 2x2 का अर्थ क्या होता है? 2x2 अवयव का निर्माण करना है। अवयव का मतलब होता है बड़े कोष्ठक के अंदर पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यक्त करना। जब पंक्ति और स्तंभ बनाएंगे तो इसके अंदर दो तो पंक्ति है और दो स्तंभ है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था अवयव का क्रम। किसी भी अवयव का क्रम लिखेंगे सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है। पंक्ति का मतलब है आपके पास में कितनी पंक्तियां हैं? दो। तो दो पंक्ति खींचेंगे और उनके अंदर अवयवों को लिखेंगे। और यहाँ पर स्तंभ भी कितने हैं? दो। तो दो पंक्ति दो स्तंभ दोनों को गुणा करेंगे, हमारे पास कुल अवयव कितने हो गए? 4। अब 4 अवयव में से कौन सा अवयव कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, उस अवयव की जगह लिखेंगे हम। और लिखेंगे के लिए हमको पहचानना है, सबसे पहले पंक्ति बोलनी है और पंक्ति को ही लिखनी है। बाद में हम स्तंभ को लिखेंगे और स्तंभ ही बोलेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे 2x2 क्रम का अवयव। ये आपको 1 नंबर में मिलेगा। अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। किसी का भी अवयव बनाना है बड़े कोष्ठक के अंदर पंक्ति और स्तंभों के रूप में, आपके पास में इसका क्रम है 2x2। 2x2 का अर्थ होता है इसके अंदर कितनी पंक्ति हैं? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसका मतलब एक पंक्ति तो ये होगी, इस पंक्ति को कहूंगा मैं R1, इसको कहूंगा R2। स्तंभ भी कितने हैं? 2। ये हो जाएगा C1 और ये हो गया C2। अब इन अवयवों को भरने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको अवयव दे रखा है AIJ। इसके अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होते हैं और उनके मध्य अर्धविराम कॉमा का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो देखेंगे पहला अवयव क्या होगा? पहली तो पंक्ति है, पहला ही स्तंभ है, तो इसका स्थान हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगला अवयव पंक्ति तो पहली चल रही है लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया? दूसरा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति लेकिन स्तंभ कौन सा है? पहला। यहाँ पर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। बिल्कुल बिल्कुल आगे, अच्छी बात है। अब यह देखो सब इधर, अब आपको क्या दे रखे अवयव? स्मॉल AIJ बराबर I+J का होल स्क्वायर बाई 2। इसको हमको यूज में लेना है, अच्छी तरीके से समझेंगे हम। ये क्या है? A11 ऐसे बोलना पढ़ना सबको आना चाहिए। पूरे चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों मिला के 10 नंबर के हैं। पूरे चैप्टर में आपको यही सीखना है, पंक्ति कहाँ है, स्तंभ कहाँ है, कौन सी पंक्ति कैसे पढ़ेंगे, पंक्ति का अवयव कौन कौन से हैं, ये कौन सा स्तंभ है, सबको पहचानना आना चाहिए। तो देखो आई बी पंक्ति का काम करेगी, जे किसका काम करेगी? स्तंभ का। शुरू में लिखी हुई चीज पंक्ति कहलाएगी, बाद में लिखी हुई स्तंभ कहलाएगी। तो आपको ध्यान रखना है आई का मान क्या है? 1। जे का मान भी क्या है? 1। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। आई की जगह आपको इसमें 1 लिखना है और जे की जगह क्या लिखना है? 2। 1 + 1, आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, पूरे का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 का भाग दिया तो आ गए 2। ठीक इसी प्रकार हमारा अगला अवयव है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखेंगे आई का मान क्या है? 1 प्लस जे का मान क्या हो गया? 2, पूरे का क्या है? स्क्वायर बाई 2। 2 और 1 3,
3 का स्क्वायर 9/2, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, यहीं के जोड़ देंगे, ऐसे नहीं कि 4.1 या फिर 4 से 1/2। हमारा अगला अवयव है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखेंगे इधर इन्हीं के अनुसार लेना है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब हो गया आई का मान आपके पास में क्या है 2, जे का मान आपके पास में क्या है 1, पूरे का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। हमारा अगला अवयव है A22। A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखेंगे A22 आई की जगह भी 2 है, जे की जगह भी 2 है, लिख देंगे अगर जो दे रखा है उसमें 2 + 2 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में 2 का भाग दे दिया 8। हमने 4 अवयव निकाल दिए, 4 अवयवों को जमाना भी आना चाहिए। अतः आवायु कैपिटल A बराबर आवायु कैपिटल A बराबर आवायु का क्रम 2x2, 2x2 का अवयव बनाना है। तो A11 की जगह लिखना है आपको 2, A12 की जगह लिखना है 9/2, ठीक इसी प्रकार A21 की जगह भी लिखना है आपको 9/2 और A22 की जगह भी लिखना है आपको 16/2, इसका मतलब 8। पिछले काम हो गए उसको भी कर लेना, इसके बाद में कंटिन्यू इसी में करना है, ठीक है ना? ठीक है सर। देखो इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। देखो सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझेंगे, ये सवाल उसी भैया बहन के समझ में आएगा जो 8 2x3 क्रम के अवयव का निर्माण कीजिए। उसी स्टूडेंट के क्वेश्चन समझ में आएगा। इसने लिख दिया 2x3 क्रम का अवयव, उस भैया को 2x3 क्रम का अवयव बनाना आना चाहिए। वो लिख देगा 1x3 का अवयव बनाओ, 1x3 का बनाना आना चाहिए। कोई कहेगा 3x4 का बनाओ, तो 3x4 का भी बनाना आना चाहिए। तो इधर देखेंगे सब 2x3 क्रम का अवयव का निर्माण करना है। अवयव A बराबर हमको बनाना है 2x3। 2x3 का मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, A11, A12, A13। दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 2x3 क्रम का अवयव हो गया। 2x3 का मतलब आपके पास में कुल अवयव कितने होने चाहिए 6। देखिए आपके पास में 6 अवयव हैं। तो ये सबको निर्माण करना आना चाहिए, चाहे वो 1x3 का हो। क्वेश्चन ये भी कह सकता है, क्वेश्चन ये भी कह सकता है, आपका 5वां प्रश्न है एक 3x4 क्रम के अवयव का निर्माण कीजिए। तो देख लो इसका निर्माण कैसे करेंगे। आपके पास एक अवयव है कैपिटल A, अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है, और किसी का भी अवयव बनाना है एक बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी गई संख्या पंक्तियों और स्तंभों के रूप में सुनिश्चित क्रम में व्यक्त करना क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। तो देखेंगे इधर कितने क्रम का लिखना है 3x4। 3x4 का मतलब आपके पास में कुल अवयव कितने हो गए 12। तो 3 पंक्ति लेनी है और स्तंभ कितने लेने हैं आपको 4। तो देखो पहला अवयव क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। अब हमको अगली पंक्ति लेंगे, स्तंभ तो पहला ही रहेगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक इसी प्रकार
तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। इस प्रकार हमको ये लिखना आना चाहिए। यदि जो भैया इसको लिख देगा वो पूरा सवाल तरीके से हल कर देगा। हल को कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया था, ठीक उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन आता है, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न समीकरणों से x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। छठे का फर्स्ट है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जाम में आने के लिए। मैंने अभी आपसे हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण की बात है। LHS है RHS है, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। तब क्या कहलाता है? वो समीकरण कहलाता है। अब ये भी क्या है? एक आवर्यु है। ये भी 2/2। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में लिखाया था समान आवर्यु। क्या लिखाया था मैंने? इक्वल मैट्रिक्स। समान आवर्यु की परिभाषा लिखाई थी मैंने आपको। माना दो आवर्यु कैपिटल A तथा कैपिटल B समान आवर्यु कहलाते हैं यदि उन दोनों अवयवों का क्रम क्या हो? समान हो। यदि दोनों अवयवों का क्रम समान है तब हम कह सकते हैं कि दोनों अवयव कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब बराबर कैसे होंगे? बराबर करने के लिए उनके जो संगत अवयव हैं वो संगत अवयव के बराबर होगा। ये संगत अवयव क्या होता है? संगत अवयव का मतलब ये हमारा पहला अवयव है। ये 4 कौन से स्थान पे बैठा है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका संगत अवयव होगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक इसी प्रकार अगला अवयव है 3, कौन से स्थान पे है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये बराबर होगा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के। संगत अवयव ये कहलाता है जो अवयव जिस स्थान पे बैठा है अगले अवयव में भी वो अवयव उसी स्थान के बराबर होगा। ये बराबर कब होंगे? जब दोनों अवयव क्या होंगे? बराबर। दोनों अवयव बराबर कब होते हैं? जब उनका क्रम क्या होगा? समान। ऐसा नहीं होना चाहिए ये 2x2 का है, ये 2x3, दोनों अवयव समान नहीं है, तब हम कहेंगे वो दोनों अवयव बराबर नहीं है। बराबर नहीं होंगे तो किसी भी समीकरण के द्वारा XYZ का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे भी आपके काफी सारे सवाल हैं, एग्जाम बोर्ड में भी काफी बार आया हुआ है। लास्ट एग्जाम तो हुई नहीं, इससे जो पिछले साल की एग्जाम थी 2020 की, 19 की, 18 की, सब में क्वेश्चन आए हुए हैं। सबका मेरे पास पेपर रखे हुए हैं। जब आपकी क्लासें लगेंगी या फिर नहीं लगेंगी, लेट लगती हैं, तो मैं अभी 2-3 दिन में पेपरों को ले आऊंगा तो आपको बताऊंगा भाई ये क्वेश्चन इतनी समय आया, ये 2016 में, 13 में, ये 15 में, ये 12 में। ठीक है ना? तो आपको अच्छी तरीके से समझना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। 1 नंबर का दूसरा प्रश्न ये रहा, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। तो देखो इधर दोनों अवयव बराबर हैं तो हम कहेंगे समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से। अब समान अवयव क्या कहता है? दो अवयव कब बराबर होंगे? जब उनका क्रम समान है। क्रम समान है तो ये अवयव है 4, इसकी जगह है पहली पंक्ति पहला स्तंभ किसके बराबर होगा? y के बराबर। तो y का मान क्या आ गया? 4। ये कुछ ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगला अवयव है 3, किसके बराबर होगा? z के बराबर, तो z का मान क्या आ गया? 3। अगला अवयव क्या है? x, किसके बराबर होगा? 1 की, x का मान क्या आ गया? 1। ठीक इसी प्रकार हम देख सकते हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 है, अगले अवयव में भी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 ही है। यहाँ पर छोटा सा प्रश्न था जो हल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं। इसी का ही दूसरा प्रश्न देखेंगे सब अच्छी तरीके से। दूसरा प्रश्न क्या है? आयु दे रखा है x + y 5 + z 2, x और y बराबर होगा किसके? आयु 6,2 और 5,8। 5,8 देखेंगे
दोनों अवयव के बीच में किसका चिन्ह है? बराबर। बराबर का मतलब दोनों अवयव कैसे होंगे? समान। जब दोनों अवयव समान होंगे तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? बराबर। हम लिखेंगे समान अवयव से। तो देखेंगे समान अवयव क्या कहता है, इसकी जगह बताओ ये कौन सी स्थान पे बैठा हुआ है? ये है पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ किसके बराबर होगा? पहली पंक्ति पहले स्तंभ के। अगला अवयव है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर है। नेक्स्ट, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बराबर होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो हम यहां से निकालेंगे z का मान 5 माइनस 5। तो बोलो z का मान क्या आ जाएगा? 0। हमको मान निकालने x, y और z के। फिर हमारा अगला अवयव है x, y, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बराबर होगा किसके? 8 के। देखेंगे अब इन दोनों से समीकरण बनेगी। हमें 10th क्लास में पढ़ी थी समीकरण बनाकर हल करना। तो देख लो कैसे हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर क्या है? 6। यहां से आप चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, किसी का भी मान निकाल दो। जैसे मैंने x का मान निकाल दिया 6 माइनस वाई, इस मान को क्या लिखूंगा मैं? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर किससे? 2 से। किसका मान निकाला x का? 6 माइनस वाई। किससे गुणा होगा? y से। प्लस का पक्षांतरण माइनस से। 6 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे? 6y माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 8 बराबर 0। मैंने इसमें माइनस का भाग दे दिया है, माइनस से गुणा कर दूं, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गई जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी। गुणा करने पर 8, गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस 8 बराबर 0। इसमें से मैंने y कॉमन ले लिया, y माइनस के 4, यहाँ से -2 कॉमन, y माइनस के 4 बराबर 0। पूरे में से आ गया y माइनस 4, इधर से आ गया y माइनस 2 बराबर 0। तब हमको y के मान कितने प्राप्त हो गए? एक तो 4 प्राप्त हो गया और एक क्या प्राप्त हो गया? 2। इन y के मानों को खा लिखेंगे हम। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर किससे? 3 से। तो देखेंगे y का मान, y बराबर जब हमने 4 लिया तब x बराबर तो आ गया 2। जब y बराबर हमने 2 लिया तब x बराबर क्या आ गया? 4। ये भी प्रश्न है, अच्छी तरीके से समझना है। सभी भैया बहन इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लो सब। ऐसे 2 प्रश्न है, 6वां भी है और 7वां भी है। और एक आपका कौन सा प्रश्न है? 9वां। 9वां प्रश्न भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? यदि समीकरण a माइनस बी पहली पंक्ति में है, a माइनस बी 2a प्लस सी दूसरी पंक्ति में दे रखे हैं आपको 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है। अगला अवयव दे रखा है आपको पहली पंक्ति के अंदर -1 5 0 13 बराबर हो तो ए बी सी डी के मान ज्ञात करो। तो देखेंगे इधर 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव है दोनों ही। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का। 2 अवयव क्रम होते हैं बराबर। जब उनका क्रम क्या होगा? समान, तब हम लिख सकते हैं समान अवयव की परिभाषा से।
जब दो अवयव समान हैं तब उनके संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव को आप समझाया था, जैसे ये हमारा है पहले अवयव में a माइनस बी, a माइनस बी का कौन सा स्थान है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अगले अवयव में भी ये अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ के बराबर ही होगा। एक समीकरण बनी, हमने डाल दिया नंबर 1। फिर हमारा अगला अवयव है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरे अवयव में है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ की जगह 5, नंबर डाल दिया 2। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, उधर है 0, ये हो गया नंबर 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर दे दिया इसमें 13, नंबर 4। अब आपको मान निकालना है a, b, c और d का। तो देखेंगे हमारे पास जो पहला समीकरण है a माइनस बी बराबर है -1, तीसरा समीकरण 2a माइनस बी बराबर है 0। तब हमको मान निकालना है a, b, c, d का। कक्षा 10 में आपने पढ़ी थी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। उसको हल करने की 4 विधि होती थी। पहली विधि होती थी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणा विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है, इन चारों विधियों में से सबसे पहले जल्दी आंसर देने वाली विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि ये कहती है दो चर राशियों में से किसी एक चर राशि का गुणांक समान करना है। दो चर राशि आपके पास हैं, उन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि का गुणांक समान करना है। b का गुणांक है -1, b का गुणांक है -1, ऑलरेडी पहले से ही समान है। तब हम ये देखेंगे कि उनका चिन्ह कैसा है। यदि समान चिन्ह है तो लिख देंगे घटाने पर, और यदि अलग अलग चिन्ह है तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस और माइनस, ये भी से ये भी कट गया, हमारे पास बच गया -a बराबर -1, a का मान आ गया हमारे पास प्लस का 1। जब a का मान +1 है तो इस मान को लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1 या 2 में। मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1 में, a की जगह लिखा मैंने 1 माइनस b बराबर -1, तो b का मान आ गया हमारे पास 2। b का मान कितना प्राप्त हो गया? 2 मान आ गए a और b। अब 2 घट रहे हैं। नेक्स्ट समीकरण देखो, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है 2a प्लस c बराबर से 5। आपके पास मान किसका है? a का, रख देंगे 2a का मान है 1 प्लस c बराबर से 5, 2 प्लस c बराबर 5, तो बोलो c का मान क्या आ जाएगा? 3। हमारे पास तीसरा मान आ गया। नेक्स्ट मान देखेंगे समीकरण नंबर 4 से। आपको दे रखा है 3c प्लस d बराबर से 13, 3c का मान कितना है? 3 प्लस d का मान हमको चाहिए बराबर 13, 3 3 9 प्लस d बराबर 13, तो d का मान क्या प्राप्त हो गया? 4। ये हमको चारों मान प्राप्त हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कोई से भी अवयव बराबर दे रखे हैं तो सबसे पहले वो दोनों अवयव बराबर कब होंगे? जब उन दोनों अवयवों का क्रम क्या होगा? समान। यदि क्रम समान है तब ही हम चर राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा उनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9, 6, 7 और 9, जिनमें से मैंने 6 में से 2 प्रश्न करा दिए, एक 7वां हो गया, 9वां आप खुद करोगे। ठीक है, अब देखो 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न दे रखा है आपको, इसको नोट कर लेंगे पहले सभी भैया भाई। ऐसे प्रश्न आपको करने हैं, बुक में भी है। एग्जाम्पल है आपका, देखो एग्जाम्पल बता देता हूं मैं कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ये सभी आप हल करके देखेंगे। एग्जाम्पल 3, 4 विविध में प्रश्न मिलेंगे आपको। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे।
दोनों प्रश्न देख लो। देखो आठवां प्रश्न क्या है। एक आवायु ए बराबर स्मॉल ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आवायु है यदि, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये आवायु ए आई जे वर्ग आवायु कब होगा? वर्ग आयु की डेफिनेशन लिखाई थी, ऐसा आवायु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? समान। पंक्ति को लिखते हैं m से, स्तंभ को लिखते हैं n से, दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर। तभी हम कह सकते हैं वो क्या प्राप्त बनेगा? वर्ग आवायु प्राप्त होगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा देख लेना कौन सा है इसमें, सी। नवा क्वेश्चन आप खुद करोगे। दो आवायु दे रखे हैं, बराबर करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है। यदि एक्स वाई जेड का मान कोई आ जाता है तो ABCD में से देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? आपको एक आवायु का क्रम दे रखा है, आवायु का क्रम 3x3। तब उस आवायु में कुल अवयव, आवायु में कुल अवयवों की संख्या हो गई 3x3 को गुणा कर लेंगे 9। और उसके अंदर अवयव कैसे हैं? 0 और 1, दो ही अवयव हैं बस। या तो प्रत्येक अवयव की जगह आपके पास में 9 अवयव लिखोगे ना, तो या तो आपको 0 लिखना है, 1 दोबारा भी 0 लिखना है, 1 और दोनों अवयवों के अलावा तीसरा अवयव नहीं लिखना है। आवायु में प्रत्येक अवयव की समष्टि प्रविष्टि 0 या प्रविष्टि 0 या 1 हो। या फिर मैं कहूं आवायु में प्रत्येक अवयव की प्रविष्टि 1 या 0 हो, या तो 0 या 1 हो या फिर 1 या 0। कक्षा 10-11 में हमने पढ़ा है एक सिक्का फेंका जाता है, एक सिक्का फेंका जाता है, सिक्के के अंदर क्या होता है? H और T। एक सिक्का एक बार फेंकेंगे, आप संभावना लिखते थे 2, उसके अंदर संभावना कितनी आने की? 2, या तो H आएगा या T आएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास आवायु का क्रम दे रखा है 3x3। तब आवायु में कुल अवयव आपके पास में कितने होंगे? 9। लेकिन वो ये भी कह रहा है आवायु में प्रत्येक अवयव या तो 0 या फिर क्या हो? 1, इन दोनों अवयवों के अलावा तीसरा अवयव नहीं होना चाहिए। तब हमारे पास उसको लिखने की संभावना 2 ही तो होगी, या तो 0 लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? 1। तब कुल आवायु की संख्या या तो आवायु में लिखेंगे 0 या 1, या फिर मैं कहूं 1 या 0। आपके पास में वो कितने हैं? 2, तो 2 ही संभावना है। अवयव कितने हैं टोटल? 9, तो 2 की पावर 9 12। जैसे एक सिक्का हमने एक बार फेंका, आपके पास संभावना कितनी आई? 2। एक सिक्का कितनी बार फेंका? 2 बार। तब आप लिखते थे HTTH तो कुल संभावना कितनी हो जाती थी? 4। तो आपको एक नोट डाल के भी लिखवाया जाता था 2 की पावर n होती है यहाँ पर सिक्कों को फेंकने की संख्या। हमने सिक्का एक बार फेंका 2 की पावर 1, 2 आ जाएगा। सिक्का यदि 2 बार फेंकते हैं तो n का मान कितना हो गया? 2, 2 की पावर 2 4, 3 बार फेंकेंगे तो 8, 4 बार फेंकेंगे तो 16। ठीक इसी प्रकार आपके पास कुल अवयव कितने हैं? 9। कुल अवयव कितने हैं? 9 जगह आपको ये लिखना है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आपको ऐसे कुल कितने अवयव बना सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के? तो
प्रविष्टि के लिए आपके पास में दो संभावना है, 0 या 1। तो 2 की पावर n, n का मतलब अवयवों की कुल संख्या कितनी है? 9। 2 को 9 बार गुणा करोगे तो आएगा 512। तो आपका क्वेश्चन देख लो, 10वें में डी आंसर है। यदि आपसे कहे कोई अवयव का क्रम है 2 क्रॉस 2, तो कुल अवयव कितने हो गए? 4। तो अब लिख देंगे 2 की पावर 4, जो भी आपका आंसर हो आएगा। क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। तो ये प्रश्नावली आपकी लगभग कंप्लीट हो गई। 3.1 इसके उदाहरण और विविध में भी प्रश्न। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम आयु पर संक्रिया, आयु पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, आयु पर संक्रिया कैसे लगेगी। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था समुच्चय, समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया 3 प्रकार की पढ़ी थी, यूनियन ऑफ सेट, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, और एक पढ़ा था अंतर समुच्चय। ठीक इसी प्रकार यहाँ पढ़ेंगे आयु पर संक्रिया भी 3 प्रकार की होती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज तक की क्लास के लिए सभी को थैंक यू।